हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। आज है दोस्तों 1 सितंबर और आज हम अभी तक का हमने जो अगस्त तक का करंट अफेयर्स देखा है उसका अच्छे से क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। संपूर्ण अगस्त माह में जो जो हमने टॉपिक्स देखे थे करंट अफेयर्स को लेके उन सबको यहाँ हम ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों संपूर्ण अगस्त में जितना भी करंट अफेयर्स जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था वो मैंने यहाँ आपके लिए ऐड कर दिया है। और इसमें दोस्तों आपको ज्यादा अन्यथा जो है फैक्ट वो नहीं मिलेंगे, जो जिनसे संभावित प्रश्न जो बन सकते हैं उन सबको मैं यहाँ आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन शुरू करते हैं दोस्तों। आज के हमारे पहले प्रश्न से ज्यादा समय लिए बिना मैं आपको शुरू करता हूँ आज का हमारा सेशन। और ये हमारा पहला प्रश्न। और प्रश्न पर आऊं उससे पहले एक बार फिर मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, ये है ऑपरेशन सीरीज। और इस ऑपरेशन सीरीज में हम डेली करंट अफेयर्स देखते हैं। इस डेली करंट अफेयर्स में हम उस दिन जिस दिन का करंट अफेयर्स है वो तो देखते ही हैं, प्लस जो पिछली कक्षा जो रहती है हमारी, जो लास्ट क्लास हमने जो देखी होती है उस क्लास का ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में क्या लेते हैं, यहाँ पर हम टेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार 2 दिन का जो है हमारा करंट अफेयर्स एक साथ यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो चलो आज हमारा जो है पहला प्रश्न दोस्तों, इससे हम शुरुआत करते हैं हमारे आज की इस क्लास की। ठीक है, क्लास थोड़ी लंबी चलेगी दोस्तों क्योंकि इसमें संपूर्ण अगस्त का करंट अफेयर्स मैंने यहाँ पर क्या है आप लोगों के लिए ऐड कर दिया है। ठीक है, चलो कहानी शुरू करते हैं अब दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कब पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत की घोषणा की। आप जानते हो दोस्तों पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है, तो यहाँ पर उसकी घोषणा कौन करेंगे, पेरिस के ही जो है प्रधानमंत्री उनके द्वारा और या राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, पहली बात तो आप ये याद रखो कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रों। और दोस्तों इन्होंने घोषणा की है 28 अगस्त को। 28 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक जो है हमारे क्या चलेंगे, पेरिस पैरा ओलंपिक। पेरिस पैरा ओलंपिक को अगर देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर कहानी थोड़ी सी समझना। पहली बार जो है पैरा ओलंपिक के इतिहास में ऐसा हुआ है कि इन खेलों का शुभारंभ स्टेडियम में ना होकर कहा है, बाहर किया गया है। ठीक है, दूसरी बात आप यहाँ पर ये याद रखिएगा दोस्तों कि इनका जो डेट है ये क्या है, 8 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक। ठीक है, अब कहानी शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पर पेरिस पैरा ओलंपिक के। पेरिस पैरा ओलंपिक में आऊं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पैरा ओलंपिक के बारे में बता देता हूं दोस्तों। आपको एक व्यक्ति का नाम याद रखना होगा जिसका नाम है लुथविल गुटमैन। लुथविल गुटमैन आपको नाम याद रखना है। और ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह व्यक्ति था कहां का दोस्तों, जर्मनी का। और आप थोड़ा सा कहानी समझना, आप पहले और द्वितीय विश्व युद्ध की, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और उसमें भी लोग क्या है दोस्तों घायल हो रहे थे, कोई अपना हाथ खो रहा था, कोई अपना पांव खो रहा था, कोई दोनों पांव खो रहे थे। तो ऐसे लोगों का इलाज कर रहा था वहां का एक व्यक्ति यहाँ पर जिसका नाम है लुथविल गुटमैन। थे एक्चुअली ये जर्मनी के, लेकिन इन्होंने सेवा दी थी कहां पर दोस्तों, ब्रिटेन में। अब इस व्यक्ति के मन में आता है, जब उन लोगों का, ये एक्चुअली न्यूरोलॉजिस्ट थे ये, और ये उनका ट्रीटमेंट करते थे, तो उनको ट्रीटमेंट को करने के बाद इनको ऐसा एहसास होता था कि क्यों ना इन लोगों के लिए भी कुछ आगे भविष्य में ऐसा कार्य किया जाए जिससे इनको जीवन जीने की एक राह मिले। ठीक है, इनके जीवन को भी रोमांचित किया जा सके। इसी बात को ध्यान में रखकर सबसे पहले इन्होंने व्हील चेयर जो रहते हैं गेम्स, व्हील चेयर से इन्होंने इन खेलों के शुरुआत का जिम्मा उठाया कि पहले जो है जितने भी जिन लोगों ने हाथ पांव खो दिए हैं जो व्हील चेयर्स पे हैं, ये लोग क्या है आपसी सहयोग से क्या करेंगे, खेल खेलेंगे। ठीक है, लेकिन धीरे 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 दोस्तों इन खेलों की जो है यहाँ पर क्या है, ये जो महत्व बढ़ा। और 1960 के रोम ओलंपिक तक आते आते दोस्तों यहाँ पर इन खेलों को एक नया नाम दे दिया गया, एक नई पहचान दे दी गई। और वो पहचान दे दी गई दोस्तों ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक। ठीक है, ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक। आप ये याद रखिएगा दोस्तों कि ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ, तो ये हुआ दोस्तों 1960 में। कहां से हुआ, रोम से हुआ। एक बात आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी दोस्तों, 1976 तक आते आते स्वीडन में जो ओलंपिक हुए थे, और स्वीडन से ही जो है यहाँ पर शीतकालीन पैरा ओलंपिक का भी प्रारंभ हो जाएगा। तो शीतकालीन पैरा ओलंपिक आपने देख लिया दोस्तों, कब से शुरू हुए शीतकालीन पैरा ओलंपिक, 1976 के। 2 डेट आपको यहां पर याद रखनी है। जब दोस्तों इन व्हील चेयर खेलों की शुरुआत हो रही थी उस समय यहाँ पर पैरा ओलंपिक खेलों को एक अन्य नाम से जाना जाता था, उसका नाम है दोस्तों यहाँ पर मेंडिट, मेंडविल।
स्टोक मेंडविल। ठीक है, स्टोक मेंडविल के नाम से इन खेलों को क्या है, प्रारंभिक रूप में जाना जाता था। ये कहानी थोड़ी सी आपको समझनी किसकी, पेरिस पेरा ओलंपिक की। ठीक है, पेरा ओलंपिक का ये थोड़ा सा इतिहास आपको जानना है दोस्तों। अब थोड़ा सा बात करते हैं पेरिस पेरा ओलंपिक की। दोस्तों पेरिस पेरा ओलंपिक की मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर इंपोर्टेंट है पेरिस पेरा ओलंपिक। पेरिस पेरा ओलंपिक जो है, इन खेलों की शुरुआत हुई है दोस्तों 28 अगस्त से, और ये कब तक चलेंगे, 8 सितंबर तक। ठीक है, अब यहां पर पहली बार जो है, अभी आपने देखा होगा 22 देशों ने यहां पर क्या लिया है दोस्तों, भाग लिया है, लेकिन 3 नए ऐसे देश है जिनको इसमें पहली बार शामिल किया गया है। उन 3 देशों का नाम याद रखना दोस्तों, किरीबाती, एक नाम ये याद रखना किरीबाती, ठीक है, एक नाम याद रखना इरिट्रिया, और एक याद रखना दोस्तों कोसावो। ये तीन देश जो है, इन 3 देशों ने पहली बार जो है पेरा ओलंपिक में क्या है, सहभागिता दी है। ठीक है, दूसरी बात आपको यहाँ पर ये याद रखना है दोस्तों कि ये 28 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक चलने वाले हैं। अब यहाँ पर एक और फैक्ट याद रखना दोस्तों, इसका शुभंकर क्या है, इसका शुभंकर है फ्रीज। फ्रीज जो है दोस्तों, ये इसका क्या है, शुभंकर है, इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट भी आपको यहाँ पर याद रखना है। पेरिस पेरा ओलंपिक में अगर हम और आए दोस्तों, तो भारत ने भी यहाँ पर अभी अभी जो है अपने खिलाड़ियों का दल भेजा है, और 84 जो है भारत के क्या है यहाँ पर खिलाड़ी सदस्य शामिल होंगे। ठीक है, इस बार जो है भारत ने 3 नए खेलों में अपने और प्रतिनिधित्व उतारे हैं। भारत ने पहली बार पेरा ओलंपिक के इतिहास में 3 खेल जो है ऐड किए हैं। उन 3 खेलों का नाम भी आप यहाँ पर क्या कर लेना दोस्तों, याद रख लेना। एक है यहाँ पर आप देखोगे ब्लाइंड जूडो, ब्लाइंड जूडो, आप ये भी नाम याद रखो। फिर एक नाम याद रखो दोस्तों, साइकिलिंग, पेरा साइकिलिंग, पेरा साइकिलिंग। पेरा साइकिलिंग के बाद आपको नाम याद रखना है दोस्तों, पेरा रोइंग। ये कुछ नाम है जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि भारत ने पहली बार इन 3 खेलों में भी जो है अपने खिलाड़ियों को इन 3 खेलों के लिए भी भेजा है। इस प्रकार भारत ने 84 खिलाड़ियों को यहाँ पर भेजा है। अगर बात करूं मैं महिलाओं की दोस्तों, तो महिलाएं यहाँ पर 32 महिलाएं जो है भारत ने यहाँ पर भेजी है। अगर मैं टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात करूं दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 की मैं बात करूंगा, तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 54 सदस्यों का दल भेजा था, जिसमें कितनी, 14 महिलाएं थी। ठीक है, बाकी आप जानते हो दोस्तों कि यहाँ पर पेरिस पेरा ओलंपिक में भारत ने अपना फिर से जो है नया एक अलग ही रूप से इतिहास रचा है। वो इतिहास इस प्रकार रचा है कि भारत ने एक ही दिन में दोस्तों, कितने, एक ही दिन मतलब 30 अगस्त के दिन जो है भारत ने कितने मेडल जीत लिए दोस्तों, 4 मेडल जीत लिए। ठीक है, और इन 4 मेडल में आप देखोगे पहला गोल्ड जो हमें दिलाया है, वो दिलाया है हमारी शूटर अवनी लखेरा ने। ये नाम भी आप याद रखना, अवनी लखेरा। अवनी लखेरा जो है, ये लेखरा, अवनी लेखरा जो है, ये मूल रूप से कहां की दोस्तों, राजस्थान से। राजस्थान में भी कहां पर, जयपुर से। पहली बात आप ये याद रखिएगा। और यहां पर इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में, 10 मीटर एयर राइफल में, 10 मीटर एयर राइफल की एक प्रतिस्पर्धा होती है दोस्तों, SH1। SH1 प्रतिस्पर्धा में इन्होंने भारत को क्या दिलाया है, गोल्ड दिलाया है। अवनी की मैं बात करूं दोस्तों, तो इनकी स्पर्धा कौन सी है, 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी। SH1 कैटेगरी क्या होती है दोस्तों, पेरा ओलंपिक के संदर्भ में, यदि किसी व्यक्ति की अपर बॉडी अच्छे से काम नहीं कर रही है, उसकी लोअर बॉडी या तो है ही नहीं, या अच्छे से वो भी वर्क नहीं कर पा रही है, तो ऐसे खिलाड़ियों को यदि वो किसी स्पर्धा में भाग लेते हैं, तो उनको SH1 कैटेगरी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। थोड़ा सा फिर और हम देखते हैं यहाँ पर अवनी के बारे में, क्योंकि दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। अवनी लखेरा जो है, इन्होंने गोल्ड तो दिलाया है, लेकिन शूटिंग में इन्होंने क्या स्कोर किया है, आपको इनका स्कोर भी यहाँ पर याद रखना है। अगर मैं स्कोर की बात करूंगा दोस्तों, तो इनका स्कोर है 249.7।
249.7 जो है ये पैरा ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग के संदर्भ में विश्व रिकॉर्ड है दोस्तों। अभी तक जो है यह रिकॉर्ड किसी ने नहीं बनाया था। इससे पहले इन्होंने ही दोस्तों 249.6 अपना स्कोर किया था, 249.6 अपना स्कोर किया था। और वो भी दोस्तों इन्होंने कब किया था? टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में इनका स्कोर 249.6 था और यह इस समय भी क्या लाई थी? गोल्ड लाई थी। ठीक है, थोड़ा सा और अपन समझते हैं यहाँ पर। देखो दोस्तों, ये है पेरिस पैरा ओलंपिक की बात अवनी लेखरा के संदर्भ में। अगर मैं यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक की बात करूंगा, किसकी बात करूं दोस्तों? टोक्यो ओलंपिक की। तो टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने गोल्ड हासिल किया था। देखो 2020 में आयोजित किए गए टोक्यो ओलंपिक में अवनी लेखरा ने दोस्तों 2 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया था। एक था यहाँ पर 10 मीटर एयर राइफल ACH-1 कैटेगरी, जिसमें अभी भी इन्होंने जिसमें गोल्ड जीता है। उस टाइम भी इन्होंने 249.6 स्कोर करके क्या जीत लिया था दोस्तों? गोल्ड जीत लिया था। और इसी प्रतिस्पर्धा में यानी मतलब टोक्यो 2020 में ही इन्होंने यहां पर 50 मीटर की एयर राइफल 3 पोजीशन जो है उसमें भी इन्होंने यहां पर ब्रोंज जीता था। क्या जीत लिया था दोस्तों? ब्रोंज जीत लिया था। तो इस प्रकार आप देख रहे हो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पैरा ओलंपिक के संदर्भ में भारत की पहली महिला कौन बन गई दोस्तों? अवनी लेखरा। और यदि आप देखोगे लगातार 2 ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है यहाँ पर? वो भी हो गई अवनी लेखरा। तो इस प्रकार ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से 3 मेडल जीतने वाली भी हमारी कौन पहली खिलाड़ी बन गई? अवनी लेखरा। याद रहेगा दोस्तों, महिलाओं के संदर्भ में है ये, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखोगे देवेंद्र झांझरिया जो है उन्होंने भी एक ही ओलंपिक में जो मेडल जीते हैं, 2 अलग अलग ओलंपिक में भी उन्होंने मेडल जीते हैं। लेकिन अगर महिलाओं के संदर्भ में देखा जाए तो ये भारत की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने 2 अलग अलग ओलंपिक में गोल्ड भी जीते, एक ही ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत रूप से मेडल भी जीते और भारत में 3 मेडल जीतने वाली भी जो है ओलंपिक के पैरा ओलंपिक के इतिहास में ये पहली महिला बन गई है। ठीक है, कहानी आपको पूरी समझ में आई अवनी लेखरा की। चलो दोस्तों, एक और नाम है आपको यहाँ पर याद रखना होगा। हमने अभी पेरिस पैरा ओलंपिक के जितना डेटा है वो हम यहाँ पर बात करते हैं 1 सितंबर तक की कितनी जानकारी है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर अवनी लेखरा के बाद दूसरा नाम है दोस्तों यहाँ पर प्रीति पाल। चलो प्रीति पाल पर आए उससे पहले एक और नाम याद रख लो यहाँ पर मोना अग्रवाल। मोना अग्रवाल का नाम भी आपने सुना ही होगा दोस्तों, क्योंकि मोना अग्रवाल ने भी अवनी लेखरा के साथ में ही मेडल जीता है। देखो यहाँ पर फर्स्ट रैंक जो है दोस्तों 10 मीटर एयर पिस्टल की मैं बात कर रहा हूं, फर्स्ट रैंक जो है आई किसकी? अवनी की। और अवनी लेखरा ने यहाँ पर क्या जीत लिया? गोल्ड जीत लिया। और इनके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों सेकेंड रैंक जो है यहाँ पर कोरिया की एक खिलाड़ी है, कोरिया की एक खिलाड़ी है और उस कोरिया की खिलाड़ी का नाम है दोस्तों ली यूरेन। ठीक है, और इन्होंने क्या जीता है दोस्तों? यहाँ पर सिल्वर जीता है। ठीक है, और तीसरा मेडल जो है हमारे ही भारतीय खिलाड़ी है जिनका नाम है मोना अग्रवाल। और मोना अग्रवाल ने दोस्तों यहाँ पर क्या किया है? इन्होंने भी शूटिंग की 10 मीटर एयर, ये प्रतिस्पर्धा क्या है दोस्तों? 10 मीटर एयर राइफल। ठीक है, ACH-1 कैटेगरी। अब अच्छे से समझना, मोना अग्रवाल ने भी यहाँ पर दोस्तों क्या जीता है? ब्रोंज जीता है। इन्होंने भी क्या जीत लिया है? ब्रोंज जीत लिया है। थोड़ा सा इनके स्कोर को देखना दोस्तों, ये है इनका स्कोर 249.7 जो क्या है दोस्तों? सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, पैरा ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग में अगर देखा जाए तो यह सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। इससे पहले 249.6 था, वो भी इन्हीं का था। बात करते हैं इनकी, तो इन्होंने दोस्तों 246.8 इनका स्कोर रखा है और ये सेकेंड स्थान पर रही है। थर्ड स्थान पर हमारी जो है मोना अग्रवाल, मोना का स्कोर रहा है 228.7 और इस आधार पर यह तीसरे नंबर पर जो है इन्होंने रैंक हासिल की है शूटिंग के संदर्भ में। अगर मैं बात करूं मोना अग्रवाल की दोस्तों, तो मोना अग्रवाल 37 वर्षीय जयपुर, आप इसकी राजस्थान के जयपुर की है ये। और इन्होंने दोस्तों इनके 2 बालक भी हैं। यकीन मानो आप, एक हौसला होना बहुत जरूरी है जीवन में। आप मानसिक रूप से कितना मजबूत हो इस बात का महत्व है। आप शारीरिक रूप से तो कई बार शरीर की क्षति हो ही जाती है, कई बार कुछ ऑर्गन्स रहते हैं नहीं रहते हैं, लेकिन मानसिक रूप से इन्होंने अपनी
क्षमताओं का परिचय दिया है कि ये कितनी मजबूत है। 37 वर्षीय यह महिला, जिसमें दो बालक है, मतलब एक बालिका और एक बालक है, और इतनी सारी सामाजिक गतिविधियां होने के बावजूद भी यहाँ तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो इन्होंने पूरा किया है। ठीक है, जितने भी खिलाड़ी है सब यही प्रतिस्पर्धा जो है, जिन्होंने मेडल जीते हैं और जो मेडल से बाहर भी हुए हैं, उन लोगों ने अपना हौसला, देखो दोस्तों, यहाँ तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, इस बात के महत्व को समझना और ये सारी बातें भी आपको यहाँ पर क्या है, याद रखना है। तो यहाँ पर दो खिलाड़ी तो हमारे हो गए। तीसरे खिलाड़ी की मैं अगर बात करूंगा दोस्तों, तो तीसरे खिलाड़ी है हमारे मनीष नरवाल। अगर मैं मनीष नरवाल की बात करूं दोस्तों, तो मनीष नरवाल जो है, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में, कहां पर दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता था, गोल्ड जीता था। ठीक है, और अभी दोस्तों पेरिस ओलंपिक में, पेरिस पैरा ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता है दोस्तों, पेरिस पैरा ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर जीत लिया है। अब इनकी कैटेगरी क्या है दोस्तों, ये भी शूटिंग से संबंधित है, ये याद रखना आप, ये भी शूटिंग से संबंधित है। और इन्होंने दोस्तों 10 मीटर एयर पिस्टल, किसमें दोस्तों, एयर पिस्टल में इन्होंने क्या जीता है, यहाँ पर ये सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, चौथे व्यक्ति का नाम भी आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। चौथा व्यक्ति कौन है दोस्तों, प्रीति पाल। प्रीति पाल जो है, इनका नाम याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ट्रेकिंग के मामले में, यानी रनिंग एथलेटिक्स के मामले में एक पहली ऐसी पैरा ओलंपिक खिलाड़ी बनी है भारत की, जिसने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर पदक प्राप्त किया है। यहाँ पर प्रीति पाल ने T35 की, इनकी खेल की जो प्रतियोगिता क्या है दोस्तों, स्पर्धा क्या है, T35 100 मीटर रेसिंग, और इस 100 मीटर की दौड़ को इन्होंने 14.21 सेकंड में पार किया है। और दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर इन्होंने ऐसा किया है, और यहाँ पर इनको क्या मिला है दोस्तों, ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ठीक है, और ट्रेकिंग फील्ड में पहली बार भारतीय महिला ने क्या है, पैरा ओलंपिक में मेडल जीता है। तो ऐसा करने वाली यह भारत की क्या बन गई है, पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखने हैं दोस्तों। इन चारों ने एक ही दिन, यानी 30 अगस्त के दिन जो है ये सारे मेडल्स जीते हैं। ठीक है, तो ये कहानी हमारी पूरी हुई किसकी, पेरिस पैरा ओलंपिक की। आगे जो भी फैक्ट रहेंगे वो हम करंट अफेयर्स के साथ में जोड़ते रहेंगे, लेकिन इतनी बात आपको 30 अगस्त तक का, 31 अगस्त तक की ये बातें याद रखनी है। ठीक है, बात करते दोस्तों, आईसीजी का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन सा है, जिसे हाल ही में गोवा राज्य मंत्री की उपस्थिति में लॉन्च किया गया। ठीक है, अब समझना दोस्तों, आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, क्या दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड, इसका क्या है दोस्तों, पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन सा है, जिसे हाल ही में गोवा में रक्षा राज्य मंत्री की उपस्थिति में लॉन्च किया गया। दोस्तों पहली बात, गोवा में जो रक्षा राज्य मंत्री है उनका नाम है संजय सेठ, और संजय जी सेठ द्वारा जो है यहाँ पर स्वदेशी रूप से निर्मित पहला जो है हमारा प्रदूषण नियंत्रण पोत बनाया गया है, अब लॉन्च किया गया है। देखो समझना दोस्तों, आईसीजी क्या है, ये है इंडियन कोस्ट गार्ड, और 1979 के आसपास जो है इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। आईसीजी क्या करता है दोस्तों, यह जो है भारत में जो भी समुद्री या जितने भी सागर है उन सागरों की क्या करता है, देख रेख करता है, कहीं तेल रिसाव तो नहीं हो रहा है या कुछ ऐसी गतिविधियां तो नहीं हो रही है। तो इन सब बातों का ध्यान रखने के उद्देश्य से 1979 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था, ये बात आपको पता है। और हाल ही में स्वदेशी रूप से निर्मित हमारा पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत जो है बना दिया गया है, और उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है समुद्र प्रताप। ये नाम आप याद रखना, समुद्र प्रताप इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा निर्मित किया गया है, तो ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा, किसके द्वारा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। ठीक है, ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, चलो आगे हमारी बात करते दोस्तों अगले क्वेश्चन की, किसने जियो ब्रेन एआई सूट का अनावरण किया है। जियो ब्रेन दोस्तों ये है एआई से संबंधित सूट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस हमारा ये जो सूट है जिसका नाम है जियो ब्रेन, यह मुकेश अंबानी जी द्वारा लॉन्च किया गया है। आप जानते हो दोस्तों अभी जियो ने 5G लॉन्च किया है, जो मुकेश अंबानी जी की जो कंपनी है जियो ने 5G लॉन्च किया है। इस 5G को अच्छे से संचालित किया जा सके, इसकी गतिविधियों को अच्छे से देखा जा सके, समझा जा सके, इसी बात को ध्यान में रखकर जियो ब्रेन एआई सूट का अनावरण किया गया है। मुख्य बात इसलिए है, लेकिन दोस्तों यह सूट करेगा क्या,
कई बार यहाँ पर हम क्या देखते हैं, व्यवसाय को लेके एप्लीकेशंस और टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, गाइडेंस की आवश्यकता होती है, उन सब में मदद करेगा यह जियो एआई ब्रेन। ठीक है, ये याद रखना आप, इंपॉर्टेंट है। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मुकेश अंबानी द्वारा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। हमारी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? दोस्तों रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था 1905 में। आप जानते हो 1905 में हमारे देश में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष के रूप में अभी सतीश कुमार जी को चुना गया है। आप जानते हो सतीश कुमार जी, जिनको क्या है यहाँ पर अध्यक्ष और सीईओ के रूप में चुना गया है। अब इससे पहले आप रेलवे बोर्ड का एक नाम और याद रखिएगा दोस्तों, जया वर्मा, जया वर्मा सिंह। अब ये है पहली महिला जिसको दोस्तों क्या बनाया था, रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष। मतलब भारत में पहली बार रेलवे बोर्ड की महिला अध्यक्ष बनने वाली ये पहली महिला है, जिनका नाम है जया वर्मा सिंह। ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1905 आपको याद रखना है दोस्तों। और इसके साथ साथ दोस्तों सतीश कुमार जी जो है, इनको भी आपको यहाँ पर क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अगला बिंदु दोस्तों यहाँ पर नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के तहत 28 वर्षीय पाकिस्तानी ईसाई जोसेफ फ्रांसिस परेरा को किस राज्य ने भारतीय नागरिकता प्रदान की है? दोस्तों आप जानते हो सीएए कानून जो है नागरिकता से संबंधित है, जो कब आया था दोस्तों, 2019 में। पहली बात आप ये याद रखना कि सीएए जो अधिनियम है, यह जो कानून है नागरिकता संशोधन अधिनियम, कब आया, 2019 में आया। ठीक है, और इसका ये प्रावधान था दोस्तों, देखो पूरी डेट याद रखना, 31 दिसंबर 2019, 31 दिसंबर, ये याद रखो, दिसंबर 2019, दिसंबर 2019 में यह आया। ठीक है, फिर दोस्तों इसका क्या था यहाँ पर उद्देश्य, कि जो भी भारतीय है, जो भी गैर मुस्लिम है दोस्तों, याद रखना, जो भी गैर मुस्लिम जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ चुके हैं या इससे पहले जो है भारत में रह रहे थे और वो नागरिकता के लिए क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो होने क्या चाहिए दोस्तों, गैर मुस्लिम। क्या होने चाहिए, गैर मुस्लिम। और वो कहां से होने चाहिए, तो दोस्तों वो 3 देशों से होने चाहिए, 3 देशों में निवास करने वाले होने चाहिए। देखो, एक है अफगानिस्तान, ठीक है, दूसरा है पाकिस्तान और तीसरा है बांग्लादेश। यदि इन 3 देशों में ऐसे लोग निवास कर रहे हैं और वो भारत में क्या है, नागरिकता लेना चाहते हैं और 2014 से पहले वो भारत में रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या दी जाएगी दोस्तों, नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 3 ये याद रखना, देश कौन कौन से हैं, ये बात याद रखना दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर 31 दिसंबर 2014 से पहले पहले भारत में उनका आगमन हो चुका हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये बात भी आप यहाँ पर याद रखना। तो किसने दोस्तों, एक व्यक्ति है 78 वर्षीय, जिसका नाम है ईसाई जोसेफ फ्रांसिस परेरा, और ये कहां पर है, पाकिस्तान से दोस्तों। तो ऐसा जो है गोवा पहला राज्य बना है जिसने क्या है, इस सीएए के तहत ऐसे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तानी व्यक्ति है और दूसरा इसका नाम है जोसेफ फ्रांसिस परेरा। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये बात। चलो फिर बात करते हैं, भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी कौन सी है? वो प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, दूसरी परमाणु पनडुब्बी। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा एक फिर से जो है हमारी दूसरी परमाणु ऊर्जा से संचालित की जाने वाली पनडुब्बी का निर्माण किया गया है और उसका नाम है दोस्तों INS अरिहंत। INS अरिहंत जो है ये हमारी सेकेंड जो है क्या है, परमाणु पनडुब्बी। याद रखना दोस्तों। इसके अलावा आपको पहली याद रखनी है, तो पहली है दोस्तों INS अरिहंत। INS अरिहंत, अरिहंत का मतलब होता है संस्कृत शब्दों में दोस्तों शत्रु का विनाश करना। और यहाँ पर अगर मैं अरिहंत की बात करूं तो अरिहंत को दोस्तों 2009 में लॉन्च किया गया था और 2009 में हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह। और मनमोहन सिंह जी द्वारा जो है क्या किया गया था दोस्तों, इसको जो है इसका अनावरण किया गया था। बात एक और याद रखना दोस्तों, यहाँ पर INS सल्की। अगर मैं INS सल्की की बात करूं तो ये भारत की पहली पनडुब्बी है, परमाणु पनडुब्बी नहीं है दोस्तों, केवल क्या है, पनडुब्बी। और इसको दोस्तों अगर आप देखोगे इसका इतिहास, तो इसको दोस्तों यहाँ पर राजीव गांधी जी जो थे उनके द्वारा इसका क्या किया गया था, अनावरण किया गया था। तो ये भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी है। और परमाणु पनडुब्बी की मैं बात करूं तो INS अरिहंत, और अभी हाल ही में दूसरी बनाई गई हमारी INS अरिहंत। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को यहाँ पर आप क्या कर लीजिएगा दोस्तों, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये जो INS अरिहंत है इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं दोस्तों। INS अरिहंत में जो है
क्या है, मिसाइल है जो है इसमें जो लगभग लगभग 750 किलोमीटर की रेंज कवर करने वाली मिसाइल जो है यहाँ पर K-15, जिसका नाम क्या है दोस्तों, K-15 को इसमें लेस किया जाएगा और जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो इसका प्रयोग करके इसको दागा जाएगा। ठीक है, ये याद आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। अगला बिंदु है दोस्तों हमारा, फतेह में मौज रानी को किस देश ने पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों फतेह में मोहेज रानी एक क्या है दोस्तों, सरकारी प्रवक्ता है और यहाँ पर ईरान ने पहली बार महिला के रूप में इसको जो है क्या है यहाँ पर अनुमति दी है, क्योंकि ईरान में महिलाओं को इतना ज्यादा जो है महत्व नहीं दिया जाता है इन बड़े पदों पर नियुक्त करने में। तो यहाँ पर पहली बार ईरान ने यह काम किया है, ये बात भी आप यहाँ पर याद रखना। इनको जो है सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, बात करते दोस्तों, हाल ही में डेविड मलान ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, ये किस देश से संबंधित है। दोस्तों डेविड मलान के बारे में आप जानते हो, ये T20 में इन्होंने, अगर आप देखोगे 2020 के T20 की बात में करूं तो T20 में वर्ल्ड में पहली इनकी रैंक थी दोस्तों, वर्ल्ड के टॉप पहले खिलाड़ी थे डेविड मलान और इंग्लैंड से ये संबंधित थे और हाल ही में इन्होंने क्या ले लिया, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अच्छे खिलाड़ी थे। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों, फान शानशा 29 अगस्त को जापान के किस द्वीप में पहुंचा। दोस्तों किस द्वीप में पहुंचा ये बताना आपको यहाँ पर है इन 4 ऑप्शंस में। देखो बात करते हैं जापान की दोस्तों, जापान में बहुत सारे आइलैंड है, लगभग 40 से 45 ऐसे आइलैंड है छोटे छोटे जो वहां पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 4 प्रमुख रूप से वहां के आइलैंड है जो आपको याद रखना होता है और वो आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर एक और बात कर रहा है वो फान शानशा। इस फान शानशा को आपको याद रखना है दोस्तों। वैसे तो जापान में हर साल 1000 से 1500 ऐसे तूफान आते रहते हैं, लेकिन यह जो है इसने बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं की है, लगभग 40-45 लोगों को घायल भी किया है, इसलिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको ये। और ये कहां पर आया है तो दोस्तों जापान में आप देखोगे ये 4 द्वीप महत्वपूर्ण है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। तो ये कहां पर आया दोस्तों, क्यूशु में आया है। कहां पर, क्यूशु। क्यूशु जो है जापान का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में स्थित एक आइलैंड है। देखो ये इस प्रकार से इनके क्रम बने हुए हैं, ये है ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये इस प्रकार से ऐसे। तो ये जो ए वाला है जो हमारा होक्काइडो ये है, होन्शु ये है, शिकोकू ये है और क्योशु ये है। तो इस आधार पर आप समझो, और यहाँ इस तट पर जो है ये तूफान आकर टकराया है, ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, फान शानशा आपको नाम याद रखना है। कौन से द्वीप पर, क्यूशु। 4 जापान के महत्वपूर्ण आइलैंड है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, यही इनका क्रम है। कई बार एग्जाम में उत्तर से दक्षिण की ओर इनका क्रम बताओ या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर इनका क्रम बताओ, इस प्रकार से भी प्रश्न बनता है, तो आपको ये बात यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, चलो आगे बात करते दोस्तों। हमारी अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस आप जानते हो 29 अगस्त को मनाया जाता है। अब 29 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारे देश के हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का क्या हुआ था दोस्तों, जन्म हुआ था। ठीक है, 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था इलाहाबाद में, और उन्हें हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है। नाम ये याद रखना दोस्तों, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। अगर मैं मेजर ध्यानचंद जी की बात करूं तो दोस्तों इन्होंने हॉकी के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर आप बात करोगे ओलंपिक की तो भारत को 1928 के एमस्टर्डम में होने वाले जो ओलंपिक खेल हुए थे उसमें इन्होंने भारत को क्या दिलाया दोस्तों, गोल्ड दिलाया। ये बात भी आप याद रखना। 1932 में जो लॉस एंजल्स में मैच हुए थे उसमें भी इन्होंने हमें क्या दिलाया दोस्तों, यहाँ पर गोल्ड दिलाया। और अगर 1936 की मैं बात करूं दोस्तों जर्मनी की, तो जर्मनी में जो खेल हुए थे हमारे ओलंपिक, उसमें भी इन्होंने हमें क्या दिलाया था, गोल्ड दिलाया था। हॉकी के जादूगर के नाम से इनको जाना जाता है। हॉकी का क्या है दोस्तों, ये जादूगर। ठीक है, हॉकी के जादूगर, और इन्हीं के नाम से जो है हमारे देश में क्या है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। थोड़ी सी और कहानी समझते हैं दोस्तों। हमारे देश का खेलों में सर्वोच्च सम्मान है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इंपॉर्टेंट नाम है, क्या नाम है दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, मेजर ध्यानचंद
खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इंपोर्टेंट है। देखो अब कहानी थोड़ी सी समझना इंपोर्टेंट है और क्यों है दोस्तों। यह जो है हमारे देश का खेलों में सर्वोच्च सम्मान है, आप जानते हो सर्वोच्च पुरस्कार है, और इसमें दोस्तों 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। कई बार एग्जाम में ये राशि पूछी जाती है। थोड़ा सा इसके इतिहास की ओर जाएंगे तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले राजीव गांधी, क्या दोस्तों, कौन सा खेल, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को, जिसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1992 में। याद रखना 1992 में इसकी जो है शुरुआत हुई थी, और पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको मिला था, उनका नाम है विश्वनाथन आनंद। तो विश्वनाथन आनंद जो है शतरंज के खिलाड़ी है ये, और इन्हें पहली बार जो है ये क्या है, यह मेडल, यह पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था। उस समय इसकी राशि हुआ करती थी 10 लाख रुपए, ठीक है, कितनी दोस्तों, 10 लाख रुपए। ये सारे बिंदु जो है आपको यहाँ पर याद रखना है मेजर ध्यानचंद के संदर्भ में, ठीक है। तो 29 अगस्त को हमारे देश में क्या मनाया जाता है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस। चलो आगे हमारे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत ने 30 अगस्त 2024 को कितने मेडल प्राप्त करके इतिहास रचा है, 4 मेडल। चारों मेडल के बारे में मैंने आपको बताया है। पहला मेडल अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग SH1 में, ठीक है। दूसरा मेडल जो है हमारी उसी कैटेगरी में खेलने वाली मोना अग्रवाल ने, इन्होंने भी जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तीसरा हमारी बात करें तो मनीष नरवाल जो है, उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में, तो शूटिंग में जो है, और उन्होंने क्या जीता है, सिल्वर जीता है। इससे पहले टोक्यो में उन्होंने क्या जीता था, गोल्ड जीता था, ये बात भी मैंने आपको बता दी। चौथा व्यक्ति है हमारा दोस्तों यहाँ पर इंपोर्टेंट है नाम, प्रीति पाल। प्रीति पाल पहली ऐसी महिला खिलाड़ी है जो एथलेटिक्स में, अगर रनिंग में, ट्रैक में अगर मैं बात करूं तो 10 मीटर की स्पर्धा, 100 मीटर की स्पर्धा में उन्होंने क्या जीता है दोस्तों, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और ऐसा करने वाली वो भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी है। तो यहाँ पर 4 मेडल्स हमने क्या है यहाँ पर जीत लिए थे, ये बात आपको पता है। आगे बात करते दोस्तों, हाल ही में किसे विस्तारा एयर इंडिया में विलय के लिए मंजूरी मिली है। दोस्तों सिंगापुर एयरलाइंस को जो है विस्तारा एयर इंडिया में विलय की मंजूरी मिल चुकी है। किसको दोस्तों, सिंगापुर एयरलाइन। ये 25% जो है अपना इन्वेस्ट यहाँ पर अब कर सकती है, कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। बात करते दोस्तों विस्तारा। विस्तारा का हाल ही में विलय हो रहा है दोस्तों एयर इंडिया में। लगभग विस्तारा जो है अब ये 11 नवंबर तक जो है अपने जो है नाम से उड़ान भरेगी। कब तक उड़ान भर सकती है, 11 नवंबर 2024 तक। इसके बाद जो है इसका विलय किसमें कर दिया गया है दोस्तों, किसमें हो जाएगा, एयर इंडिया में। फिर एयर इंडिया के नाम से ये अपनी उड़ानें भरेगी, ये याद आप यहाँ पर रख लेना। और यहाँ पर सिंगापुर एयरलाइंस और एयर इंडिया के मध्य में ये जो है समझौता हो चुका है, और इससे क्या होगा, यहाँ पर 25% जो है यहाँ पर इन्वेस्ट कर पाएगी सिंगापुर एयरलाइंस, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर बादवन बंदरगाह का उद्घाटन किया है। आप जानते हो दोस्तों महाराष्ट्र में बादवन बंदरगाह का उद्घाटन किया जा रहा है। यह जो है बंदरगाह मछुआरों के लिए बहुत ही ज्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। यहाँ पर कई परियोजनाएं भी जो है हमारे मोदी जी ने यहाँ पर जो है की है लॉन्च, और इसके साथ साथ दोस्तों इसे आधुनिक तकनीकी से बनाया जाएगा। इसके सारे आयाम जो है आधुनिक तरीके से जो है इसको रेडी किया जाएगा। बादवन बंदरगाह को लगभग 76,000 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है दोस्तों, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। कहां पर शुरू किया गया दोस्तों, इसको महाराष्ट्र में। आगे बात करते हैं यहाँ पर भारतीय नौसेना जहाज तबर ने स्पेनिश नौसेना जहाज अटलाया के साथ कहां पर समुद्री साझेदारी का अभ्यास किया है। दोस्तों भारतीय नौसेना जहाज कौन सा है, तबर, और स्पेनिश नौसेना जहाज कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर अटलाया। इन दोनों के मध्य में क्या है, समुद्री अभ्यास प्रारंभ हुआ है दोस्तों। तो ये बात भी आपके लिए यहाँ पर इंपोर्टेंट है। और इन्होंने कहां पर शुरू किया इसको, भूमध्य सागर में। देखो 2 स्थितियां हैं यहाँ पर, समझते हैं दोस्तों। ये है यूरोप, ये मैं ऊपर ऊपर का नहीं बना रहा हूं, नीचे नीचे का यूरोप बता रहा हूं। यहां आपने देखा होगा दोस्तों पुर्तगाल। थोड़ा सा इस मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहां है दोस्तों पुर्तगाल, पुर्तगाल, और फिर यहीं से कहानी शुरू हो जाती किसकी, अफ्रीका की, जो आप जानते हो, ठीक है। ये ऊपर का मैं यूरोप बता रहा हूं, और जस्ट पुर्तगाल के ऊपर आप देखोगे यहां पर आपको मिलेगा दोस्तों क्या है, स्पेन। ये है स्पेन, ठीक है। अब
कहानी समझना दोस्तों, यहाँ है ये जो अटलांटिक महासागर जो है आप देख रहे हो, ये इस वाले रीजन में स्थित है। और यहाँ जो है आपका थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में बटा हुआ क्या दिखेगा आपको, भूमध्य सागर। ठीक है, तो यहाँ पर भूमध्य सागर है, और इसी भूमध्य सागर पर जो है ये दोनों सैन्य अभ्यास जो है, ये दोनों देश की जो है सेना है क्या करेगी, यहाँ पर अपना जो है अभ्यास जारी करेगी। ठीक है, याद रखना स्पेन के बारे में, यहाँ इसकी स्थिति है। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी यूरोप में ये स्थित है। ठीक है, और मैड्रिड इसकी क्या है दोस्तों, राजधानी है। ठीक है, कहानी यहाँ पर इतनी आपको समझ में आई होगी। फिर बात करते दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहां से ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का संबोधन किया है। मुंबई से दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने GFF ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का अनावरण किया है। और यह सम्मेलन जो है यहाँ पर लगभग 800 से अधिक उद्यमी आएंगे दोस्तों, जो अपने अपने विचार रखेंगे, जिससे भारत में भी इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ साथ लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। तो ये यहाँ पर किसने दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल का संबोधन किया है, मुंबई में। ठीक है, आगे बात करते हैं हमारी, हाल ही में प्रोजेक्ट नमन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है दोस्तों प्रोजेक्ट नमन। प्रोजेक्ट नमन जो है भारतीय सेना, अब भारतीय सेना में थल सेना भी है, नभ सेना भी है और हमारी जल सेना भी है। ठीक है, अब इन तीनों सेनाओं के लिए यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट नमन। अच्छा है दोस्तों, समझना यहाँ पर प्रोजेक्ट नमन में क्या होगा दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ पर जो भी सोल्जर्स रहते हैं, वो सब आर्मी में या किसी भी फील्ड में जो है वो अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन परिजन क्या है, कई बार पेंशन को लेकर क्या है परेशान होते हैं, उनको समय पर पेंशन मिलती नहीं है, बहुत भागा दौड़ी इधर उधर रहती है। यदि पास वाले को मिल गई, उनको नहीं मिली, क्या उसकी प्रॉब्लम रही है, सारी बातें जो है अब यहाँ पर किसके माध्यम से, प्रोजेक्ट नमन के माध्यम से उनको इसकी जानकारी मिल जाएगी। डिजिटलीकरण से जो है उनके जो है पेंशन मिलने की जानकारी, पेंशन से संबंधित सारी गतिविधियां जो है यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के थ्रू उनको पता चल जाएगा। तो ये भारतीय सेना के लिए उठाया गया बहुत अच्छा क्या है दोस्तों यहाँ पर कदम है। ठीक है, और ये इसे प्रारंभ किया गया है। ठीक है, हाल ही में किसने नए कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला है। दोस्तों कैबिनेट सचिव क्या होता है, पहली बात ये समझिए, कैबिनेट सचिव जो है यह क्या होता है दोस्तों, यह प्रधानमंत्री के अंतर्गत काम करने वाला एक विभाग है। ठीक है, और उस विभाग का प्रमुख होता है कैबिनेट सचिव। यह कैबिनेट सचिव कौन बनते हैं दोस्तों, लगभग इसमें सामान्यतः जो है IAS अधिकारी ही बनते हैं। तो हाल ही में भी यहाँ पर जी जो है टीवी सोमनाथन जो है, इनको जो है इसका क्या बनाया गया दोस्तों, कैबिनेट सचिव। ये याद रखना 1987 के जो है IAS अधिकारी है। और ये किसका स्थान लेंगे दोस्तों, राजीव गौबा जी का। राजीव गौबा जी जो है अब यहाँ पर ये जो है कैबिनेट सचिव के पद से मुक्त किए जाएंगे और इनकी जगह जो है टीवी सोमनाथन जी को चुना गया है। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है, इसकी स्थापना कब हुई। किसकी बात कर रहा है दोस्तों यहाँ पर, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों अक्षय ऊर्जा के लिए समर्पित हमारी इस कंपनी ने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर एक फिर से जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा इन्होंने प्राप्त कर लिया है। दोस्तों क्या होता है, जब कोई कंपनी बेहतर तरीके से काम करती है तो उसकी जो है उसको भी एक अच्छे लेवल पर पहुंचाना जरूरी होता है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, इसने अक्षय ऊर्जा को लेकर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हाल ही में इसे क्या है दोस्तों, यहाँ पर इसको नवरत्न का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। अगर मैं नवरत्न की बात करूं दोस्तों, तो नवरत्न का जो दर्जा है 1997 से यह जो दर्जा प्राप्त हो रहा है दोस्तों। और उस समय 9 कंपनियां ऐसी थी जिनको यह जो है इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। तो हाल ही में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दे दिया है। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछेगा इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों इसकी 2011 में। ठीक है, ये भी बात आप यहाँ पर याद रखना। अगर मैं बात करूं दोस्तों अगस्त 2024 तक के डाटा की कि यहाँ पर कितनी नवरत्न कंपनियां बन चुकी है, तो भारत में अब 16 नवरत्न कंपनियां बन गई है। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, बात करते हैं हमारे अगले बिंदु की दोस्तों, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कब एक पेड़ माँ के नाम प्लांट फॉर मदर अभियान का आयोजन किया है। कब किया है दोस्तों, यहाँ पर देखो 30 अगस्त के दिन जो है इसका प्रारंभ हुआ है। किसके द्वारा,
यहाँ पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि यह अभियान कब शुरू किया गया, तो यह अभियान शुरू किया गया था, ये डेट याद रखना, 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस पर। विश्व पर्यावरण दिवस पर जो है एक पेड़ माँ के अभियान नाम का जो ये जो है अभियान शुरू किया गया था, जिसमें हमें क्या करना था दोस्तों, पौधारोपण करना था। इसमें इंदौर ऐसा शहर बन चुका है देश में जिसने क्या बनाया है, विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। ठीक है, एक दिन में उसने लगभग 50 से भी अधिक करोड़ जो है पेड़ लगाए हैं। दूसरी बात आपको यहाँ पर ये याद रखनी दोस्तों कि यह जो है अभियान, इसमें भारत का लक्ष्य है 140 करोड़ तक के पौधे लगाना। 140 करोड़ कब तक लगाना दोस्तों, 2025 मार्च 2025 तक इनका उद्देश्य है कि लगभग 140 करोड़ का पौधारोपण किया जा सके। ठीक है, याद रखना ये बिंदु भी इंपॉर्टेंट है। अगली बात करते हैं दोस्तों, केंद्र ने हाल ही में किसे नया एनएसजी महानिदेशक नियुक्त किया है। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये जो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, यहाँ पर 1992 के हमारे अधिकारी श्री बी निवासन को जो है चुना गया है। ठीक है, ये 1992 के आईपीएस है दोस्तों, बी सी निवासन, और इनको हाल ही में एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एनएसजी की स्थापना हुई थी दोस्तों 1984 में, और इसे ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक कैट याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि इनको ब्लैक कैट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला बिंदु है हमारा दोस्तों यहाँ पर आपातकालीन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर संयुक्त रूसी भारतीय आयोग की दूसरी बैठक कहां पर आयोजित हुई। कहां पर आयोजित होगी दोस्तों, यहाँ पर आपातकालीन स्थिति में भारत और रूस आपस में समन्वय की भावनाओं से काम कर कर आगे बढ़े, इसी बात को ध्यान में रखकर इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। और यह बैठक कहां पर, रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित की जा रही है। इंपॉर्टेंट है, ये बिंदु भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे बात करते दोस्तों ICAR, किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद क्या करती है दोस्तों, कृषि तथा कृषि से संबंधित शिक्षा को क्या करती है दोस्तों, शिक्षा के लिए रिसर्च करती है, अनुसंधान करती है। और यह जो है इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 16 जुलाई 1929 को नई दिल्ली में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये बात भी यहाँ पर याद रखना। और इसने हाल ही में मत्स्य विभाग को साथ में लेकर एक योजना प्रारंभ की है, और इसी बात को ध्यान में रखकर ये दोस्तों क्या है, अभी चर्चा में है। ठीक है, ये बात भी आप यहाँ पर याद रखना। चलो आगे बात करते दोस्तों, किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी गई है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा जो है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को शुरू किया गया दोस्तों। इसमें जो महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए क्या क्या किया जाएगा, यहाँ पर काम किया जाएगा। ऐसी महिलाएं जो प्रताड़ित है, ऐसी महिलाएं जो जिनका आश्रय नहीं है, निराश्रित है, ऐसी महिलाओं को इसमें क्या दिया जाएगा, सहयोग दिया जाएगा। और यह योजना प्रारंभ की गई है हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा। फिर बात करते हैं दोस्तों, श्री कृष्ण गमन पथ नामक एक नया धार्मिक सर्किट किन राज्यों में विकसित किया है। तो दोस्तों राजस्थान व मध्य प्रदेश, इन दोनों राज्यों ने क्या किया है, यहाँ पर श्री कृष्ण गमन पथ नामक एक नया धार्मिक अभियान प्रारंभ किया है। यहाँ पर बात करते हैं राजस्थान के मथुरा की, तो यह मथुरा से मध्य प्रदेश के उज्जैन को क्या करेगा दोस्तों, जोड़ेगा। और इससे क्या होगा, धार्मिक गतिविधियां दो राज्यों के बीच में संचालित होगी। और यहाँ हमारे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है मोहन यादव, इन दोनों के मध्य जो है इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे बात करते दोस्तों, 5 वर्षीय तेगबीर सिंह ने माउंट किलिमंजारो पर विजय प्राप्त की है, यह किस महाद्वीप में स्थित है। बात करते दोस्तों माउंट किलिमंजारो की, और फिर बात करेंगे तेगबीर सिंह की। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की है दोस्तों, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। और इस चोटी को जो है किसने, तेगबीर सिंह ने यहाँ पर फतेह किया है। तेगबीर सिंह 5 साल के बच्चे हैं, वो अकेले नहीं गए दोस्तों, उनके पिताजी भी उनके साथ है, प्लस 2 उनके स्टाफ जो है सहयोगी, वो भी उनके साथ में गए थे। ठीक है, अफ्रीका में यह जो चोटी है दोस्तों, इसकी ऊंचाई है 5895 मीटर, ये याद रखना, ये भी यहाँ पर इंपोर्टेंट है। और अफ्रीका में भी कहाँ पर है स्थित है, तंजानिया में। अफ्रीका का एक देश है तंजानिया, और तंजानिया में जो है यह चोटी स्थित है। ठीक है, माउंट किलिमंजारो। अगला है हमारा दोस्तों यहाँ पर, भारत बायोटेक ने किस मौखिक वैक्सीन का अनावरण किया। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, भारत बायोटेक की। भारत बायोटेक ने जो है ये कौन सा मौखिक वैक्सीन यहाँ पर क्या है, किसका अनावरण किया है, उसकी बात करने से पहले बात करते हैं दोस्तों हम भारत बायोटेक की। भारत बायोटेक ने दोस्तों
हाल ही में जो है एक वैक्सीन का निर्माण किया है। मतलब यह जो है कंपनी वो क्या करती है, वैक्सीन निर्माण का काम करती है। तो भारत बायोटेक कंपनी जो है ये क्या करती है दोस्तों, वैक्सीन निर्माण का काम करती है। इसकी स्थापना याद रख लीजिएगा दोस्तों 1996। कहां पर, ये भी याद रख लो, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद। ये दोनों बिंदु इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है। किसने करी थी इसकी स्थापना, तो एक व्यक्ति का नाम है दोस्तों कृष्णा एला। ये नाम भी आप याद रख लीजिएगा। इसका संबंध किससे, भारत बायोटेक के टेक से, किसका, कृष्णा एला का। कहानी समझ में आई, 1996, हैदराबाद और कृष्णा एला, तीन फैक्ट तो आपको ये याद रखने ही है। अब बात करते हैं दोस्तों मौखिक वैक्सीन हेजा की। दोस्तों हेजा का जो है इन्होंने क्या किया, यहाँ पर वैक्सीन जो है बनाने की इन्होंने क्या किया, अनावरण किया है। अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर हेजा की, तो हेजा को समझिएगा दोस्तों। हेजा एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। किससे हो दोस्तों, बैक्टीरिया से। हेजा में क्या होता है दोस्तों, हमारा पेट प्रभावित होता है, व्यक्ति को दस्त लगती है, लूज मोशंस लगते हैं, और यदि समय पर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो हेजा एक प्रकार से क्या हुआ दोस्तों, एक जानलेवा बीमारी हुई। और इसी को बात ध्यान में रखकर जो है हेजा को क्या है, यहाँ पर मौखिक वैक्सीन के रूप में इसका जो है वैक्सीन निर्मित किया जा रहा है। ठीक है, कई बार दोस्तों आप जानते हो वैक्सीन यदि समय पर लग जाता है तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। ठीक है, लेकिन यदि समय पर वैक्सीन नहीं लगता है, हमारी चीजें सही से नहीं हो पाती है, तो ऐसे में फिर हमें उन बीमारियों को लेकर चिंता रहती है। ठीक है, तो ये बात भी आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला बिंदु दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा गुरु पद्म संभव के जीवन और विरासत पर कहा 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। बात करते दोस्तों पहले गुरु पद्म संभव जी की। पद्म संभव जी जो है दोस्तों 8वीं शताब्दी के ये बौद्ध गुरु है। ठीक है, ये याद रखना। और इन्होंने उत्तर का जो क्षेत्र है जिसमें हिमालय, तिब्बत, चीन, इस क्षेत्र में धर्म का प्रसारण किया था आपने, किसका, बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म के प्रसारण में इनने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों इन्हें द्वितीय बुद्ध भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, इन्हें द्वितीय बुद्ध। ये नाम याद रख लीजिएगा, द्वितीय बुद्ध के नाम से किसे जाना जाता है, गुरु पद्म संभव को। यदि इनका नाम गुरु पद्म संभव लिखा हुआ नहीं आए तो ये याद रख लीजिएगा रिनपोछे, गुरु रिनपोछे के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, याद रखना। और इनकी उत्पत्ति मानी जाती है दोस्तों कमल से, कमल से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि बौद्ध धर्म में जो है, अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि कहाँ 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है इनके जीवन और इनकी विरासत को ध्यान में रखकर। तो ये नालंदा में जो है इनका क्या है, यह जो है सम्मेलन किया गया है। ठीक है, याद रखना 2 दिवसीय सम्मेलन। फिर बात करते हैं अगले बिंदु की दोस्तों, आईसीसी का सबसे युवा भारतीय चेयरमैन किसे बनाया गया है। आईसीसी का सबसे युवा भारतीय चेयरमैन बन गए दोस्तों जय शाह। आप जानते हो जय शाह हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पुत्र हैं और अभी बीसीसीआई के सचिव भी हैं। यह जो है पहले याद रखना दोस्तों, ये क्या है, बीसीसीआई के सचिव। और अभी हाल ही में इन्हें आईसीसी का क्या बना दिया गया दोस्तों, सबसे युवा चेयरमैन भी बना दिया है। इंपॉर्टेंट है। चलो थोड़ी सी बात समझते हैं पहले आईसीसी की। आईसीसी क्या है दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी की स्थापना हुई थी दोस्तों 1909 में, ये जानकारी आपको पता है। ठीक है, और आईसीसी क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेल का क्या करता है, संचालन करता है, चाहे वो तीनों फॉर्मेट है, ओडीआई हुआ, आपका टेस्ट हुआ, वनडे हुआ, T20 हुआ, सारे खेलों का आयोजन कौन करता है, आईसीसी। ठीक है, याद रखना, इंपोर्टेंट नाम है। अब यहाँ पर इसका चेयरमैन किसे बना दिया है दोस्तों, यहाँ पर सबसे भारतीय युवा जो है हमारे जय शाह को। ठीक है, अब थोड़ा सा देखना, ये जो नाम मैंने दिए हैं दोस्तों, इन नाम पर एक बार गौर फरमाना, फिर समझना। देखो शरद पवार, ये भी जो है यहाँ पर आईसीसी के चेयरमैन बने हैं। उसके बाद श्री एन निवासन, ये भी भारत के जो है ऐसे व्यक्ति है जो आईसीसी के क्या रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं। उसके बाद शशांक मनोहर जो है, ये भी भारत के आईसीसी के चेयरमैन रहे हैं, और जय शाह भी रहे हैं। ये 4 व्यक्ति तो है ही है। एक 5वां व्यक्ति और उनका नाम है दोस्तों जगमोहन। जगमोहन, ये नाम याद रखना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, जगमोहन डालमिया। क्या नाम है दोस्तों इनका, जगमोहन डालमिया। इंपोर्टेंट नाम है दोस्तों, ये नाम याद रखना है, आपको भूलना नहीं है, क्योंकि ये पहले व्यक्ति थे जिनको आईसीसी के रूप में, आईसीसी में चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया था, जगमोहन डालमिया को। इनके अतिरिक्त ये 4 व्यक्ति भी है, जिसमें जय शाह जो है सबसे युवा हमारे चेयरमैन बने हैं आईसीसी के। इंपोर्टेंट है, नाम याद रखना। बात करते दोस्तों बीसीसीआई सचिव।
बीसीसीआई सचिव के रूप में भी जो है जय शाह ने कार्य किया है और ये बीसीसीआई के सचिव भी है। अगर मैं बीसीसीआई के अध्यक्ष की बात करूं तो आपको अध्यक्ष का नाम भी यहाँ पर याद रखना दोस्तों, रोजर बिनी। रोजर बिनी जो है वो इसके क्या है, वर्तमान अध्यक्ष। ठीक है, अगर मैं बीसीसीआई की बात करूं दोस्तों तो बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। ये डेट याद रख लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1928 जो है बीसीसीआई की स्थापना डेट है, ये याद रखना। पहले इसका हेडक्वार्टर मद्रास में हुआ था दोस्तों, और फिर बाद में जो है इसका मुंबई में इसको ये जो है स्थानांतरित कर गया है। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूएई में, है ना। ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, सारे बिंदु आपको याद रखने हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, हमारे भारतीय मसाला बोर्ड ने मसाला निर्यात और इलायची उत्पादकता बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है, तो स्पाइस्ड योजना जो है यहाँ पर भारतीय मसाला बोर्ड ने मसाला निर्यात और इलायची के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की है। दोस्तों आप जानते हो हमारे यहाँ इलायची का उत्पादन होता है दक्षिण में, दक्षिण मतलब नीलगिरी पर्वत के आसपास, जैसे कार्डमम की पहाड़ियां, वहां पर जो है इनका निर्माण होता है, आप जानते हो वहां पर ये उत्पादित होती है। लेकिन कई समय से वहां पर इनकी स्थिरता बनी रही है। अब इस स्थिरता में और सुधार किया जा सके, इलायची और इनके उत्पादन में बढ़ावा किया जा सके, इसी बात को ध्यान में रखकर यहाँ पर भारतीय मसाला बोर्ड ने जो है स्पाइस नाम की जो इस योजना को प्रारंभ किया है ना। ये बात भी आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। बात करते दोस्तों, हाल ही में टाटा AIA लाइफ ने कौन सी योजना लॉन्च की है, टाटा और AIA, ये टाटा लिमिटेड है दोस्तों और ये AIA ये ग्रुप है ना। इन दोनों की दोस्तों 51-49 की क्या है, साझेदारी है। ठीक है, और ये क्या करती है दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित जो है बीमा निर्माण की एक उद्यमी एक कंपनी है। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने संपूर्ण रक्षा प्रोमिस के नाम से जो है यह जो है योजना लॉन्च की है। ये योजना क्या करेगी दोस्तों, यदि किसी की आकस्मिक रूप से मृत्यु हो जाती है तो त्वरित रूप से उनको 3 लाख तक का बीमा भी दिया जाएगा। ठीक है, इस योजना के तहत। तो यहाँ पर टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जो है इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, संपूर्ण रक्षा प्रोमिस, नाम याद रखना। आगे बात करते हैं दोस्तों, विश्व जल सप्ताह 2024 कब से कब तक मनाया जाता है। आप जानते हैं दोस्तों हर माह अगस्त के अंतिम वीक में क्या मनाया जाता है, विश्व जल अभियान, है ना, या विश्व जल सप्ताह। तो यहाँ पर 2024 का जो है यह 25 से 29 अगस्त तक मनाया गया है। इसमें दोस्तों जल संरक्षण के लिए बात की जाती है, कैसे फ्यूचर में हम जल को सिंचित करके रखें और आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम एक नया मार्ग प्रशस्त करें कि किस प्रकार जो है हम जल का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इसकी थीम दोस्तों, तो ये थीम याद रख लीजिएगा, इसकी थीम इंपॉर्टेंट है 2024 की। यहाँ पर ब्रिजिंग बॉर्डर्स, वाटर फॉर अ पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, ये इंपॉर्टेंट है इसकी ये जो थीम, ये थीम आप एक बार और देख लीजिए, ब्रिजिंग बॉर्डर्स, वाटर फॉर अ पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। फ्यूचर को ध्यान में रखकर हम शांतिपूर्वक जो है हम जल का क्या करें, उपयोग करें, इसकी महत्व को समझें। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर अच्छे से देखनी है। फिर बात करते दोस्तों, महाराष्ट्र नव प्रवर्तित एकीकृत पेंशन योजना को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया। देखो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में ही उत्तर आ गया है, लेकिन महाराष्ट्र ऐसा राज्य बन गया है दोस्तों जो क्या कर रहा है, यहाँ पर एकीकृत पेंशन योजना को लॉन्च कर रहा है। इस एकीकृत पेंशन योजना में जो केंद्र सरकार ने दोस्तों एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च करी, उसके तुरंत बाद ही महाराष्ट्र ने भी इसको स्वीकार किया और अपने यहाँ इसको लॉन्च कर दिया है। दोस्तों यह एकीकृत पेंशन योजना क्या है, जो भी लेबर्स है, जैसे मान लो कई बार हम देखते हैं कि जो कार्य करने वाले कर्मचारी हैं उनको पेंशन को लेकर बड़ी समस्या रहती है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने यह जो है स्वीकार किया है और यहाँ केंद्र की इस योजना को अपने यहाँ सबसे पहले लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति 10 वर्ष से कर्मचारी के रूप में सेवा दे रहा है तो वहां उसको लगभग 10,000 के आसपास जो है प्रति माह की पेंशन प्रदान कर दी जाएगी। और यदि कोई व्यक्ति 25 वर्ष से किसी क्षेत्र में कार्य कर रहा है और वहां पर कर्मचारी के रूप में उसने सेवा दी है तो लगभग उसकी सैलरी की आधा जो है, आधा पेमेंट जो है उसको क्या है, प्रदान किया जाएगा। और एक बहुत अच्छी पहल है जो महाराष्ट्र सरकार ने अभी सबसे पहले इसे प्रारंभ की है अपने यहाँ पर। ठीक है, बात करते दोस्तों, अक्टूबर में होने वाले महिला T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। आप जानते हो दोस्तों अक्टूबर में महिला T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, लेकिन अभी दोस्तों बांग्लादेश में इन खेलों का आयोजन होने वाला था।
बांग्लादेश में तत्थापलट हो चुका है और वहां की प्रधानमंत्री जो है शेख हसीना, उसको वहां से भागना पड़ा। ठीक है, ये बात आपको सारी जानकारी उसकी पता है। लेकिन अभी ऐसी स्थिति में वहां पर महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप करवाना संभव नहीं था। इस वजह से महिला T20 को अब बांग्लादेश से हटाकर कहां पर आयोजित किया जाएगा? यूएई में। ठीक है, ये बिंदु इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। चलो इसके थोड़े से बिंदु और देख लेते हैं दोस्तों। कब जो है महिला T20 वर्ल्ड कप का शुरुआत हुआ था? 2009 में। 2009 में पहली बार इन खेलों का आरंभ हुआ और सर्वाधिक बार दोस्तों यहाँ पर, अगर सर्वाधिक बार इस मेडल को किसने जीता है, सर्वाधिक बार महिला T20 वर्ल्ड कप किसी ने जीता है 6 बार, तो वो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। और पिछली बार ऑस्ट्रेलिया ने ही जो है दक्षिण अफ्रीका को पराजित करके 6वीं बार जो है अपना ये मेडल जीता था। ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। आगे बात करते हैं दोस्तों, किस देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा है? दोस्तों 2030 में फीफा वर्ल्ड कप आने वाला है। ऐसी स्थिति में मोरक्को ने जो है अपने यहाँ पर दुनिया का सबसे मतलब तीसरा सबसे बड़ा जो है स्टेडियम बनाया है और यहाँ पर उन्होंने अपने यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए भी पेशकश की है। ये बात भी आप यहाँ पर याद रख लेना मोरक्को के संदर्भ में। और ये जो है स्टेडियम दोस्तों, जैसे तंबू रहते हैं ना, तंबू जैसा बना हुआ एक स्टेडियम है। आप नेट से गूगल करना है इसको। और दोस्तों यहाँ पर मोरक्को में लगभग 20-25 ऐसी जनजातियां हैं जो निवास करती है और वो जनजातियां अपने जितने भी आयोजन होती है वो यहीं पर करती है। और उनकी क्या रहती है दोस्तों, तंबू नुमा जो है आकार से ही वो अपने यहाँ पर जो है सम्मेलनों का आयोजन करती है। और इसी बात को ध्यान में रखकर यहाँ का स्टेडियम भी इसी आकार में और इसी शेप में बनाया गया है। एक बार जरूर देखना, बहुत अच्छा बनाया है। आगे बात करते हैं दोस्तों, पोइंटो गटान शिनावात्रा कहाँ की नई प्रधानमंत्री बनी है? हाल ही में थाईलैंड की यह महिला प्रधानमंत्री बन चुकी है। ये सबसे युवा प्रधानमंत्री है थाईलैंड की महिला। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, ये भी आपको पता है। और थाईलैंड का एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, थाईलैंड जो है अगर भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो इसे प्राचीन रूप में हम किस नाम से जानते थे? तो थाई का मतलब होता है श्याम। श्याम देश के रूप में भारत इसे जानता था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है श्याम देश के रूप में भारत किसे जानता है? तो वो थाईलैंड। ठीक है, यहाँ पर थाईलैंड का मतलब तो स्वतंत्रता होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर हम इसको किस बात के लिए जानते थे दोस्तों? यहाँ पर श्याम देश के रूप में। इंपॉर्टेंट है और हाल ही में यहाँ की ये प्रधानमंत्री बन चुकी है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाए जाएंगे? दोस्तों हाल ही में गृह मंत्रालय जो है वहां से हमारे अमित शाह जी जो गृह मंत्री, उन्होंने घोषणा की है कि लद्दाख में 5 नए और जिले निर्मित किए जाएंगे। क्यों किए जाएंगे? लद्दाख को और अच्छे से विकसित किया जा सके, इसी बात को ध्यान में रखकर जो है लद्दाख में 5 नए जिलों का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, इससे पहले दोस्तों थोड़ी सी कहानी समझना। आपको पता होगा 2019 में जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया था, है ना? ये बात आपको पता है, जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। और इस अधिनियम के थ्रू जो है जम्मू कश्मीर को क्या है दोस्तों, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो इस 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो है यहाँ पर ये जम्मू वाला एरिया हो गया, ठीक है, और ये लद्दाख वाला एरिया हो गया। ठीक है, और इस लद्दाख वाले एरिया में अब और अच्छे से विकास किया जा सके, निर्माण किया जा सके, इस बात को ध्यान में रखकर 5 नए जिले निर्मित किए जा रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों इससे पहले यहाँ पर 2 जिले निर्मित थे, एक का नाम था दोस्तों लेह और एक का नाम कारगिल। लेह और कारगिल के अतिरिक्त भी अब यहाँ पर 5 कौन कौन से जिले बनेंगे वो आप देख लीजिए। एक है दोस्तों नुब्रा, एक है द्रास, एक है जांस्कर, एक है शाम और एक है चांगथाप। इस प्रकार टोटल 5 ये और 2 पुराने जो है यहाँ पर जो जिले थे जिसका नाम है लेह व कारगिल। तो अब यहाँ पर लद्दाख के निर्माण को ध्यान में रखकर 5 नए जिले निर्मित और कर दिए गए हैं। इस प्रकार यहाँ 7 नए जिलों का क्या हो चुका है, अस्तित्व हो चुका है। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर याद रखना। बात करते हैं दोस्तों, किसने यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस सेवा शुरू करने की घोषणा की है? याद रखना दोस्तों, पहली बात तो ULI, सीधा एग्जाम में पूछेगा इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस।
किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। आप जानते हो दोस्तों, आपने कभी भी फोन पे चलाया होगा, गूगल पे चलाया होगा, आपने तुरंत अपना जो है अमाउंट जो था किसी और को भेजा, किसी और ने आपको भेजा, इस प्रकार की सेवाओं से आप अच्छे से क्या हो, परिचित हो। अभी हाल ही में आरबीआई ने भी दोस्तों यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस सेवा जो है शुरू की है। यह सेवा क्या करेगी दोस्तों? त्वरित रूप से हमें ऋण देने का काम करेगी। यदि किसी व्यक्ति को ऋण लेना है तो वह अब फोन के माध्यम से तुरंत जो है क्या कर सकता है? ऋण ले सकता है। लेकिन उसके कुछ आयाम रहेंगे, जिसके लिए आपको आपकी कुछ जानकारियां देनी रहेगी, और इस प्रकार जो है आप इसको आप अपने इसमें इंस्टॉल कर पाओगे और तुरंत आप भी जो है क्या कर पाओगे? ऋण प्राप्त कर पाओगे। एक बहुत अच्छी योजना है जो किसके द्वारा शुरू की गई दोस्तों? आरबीआई के द्वारा। ठीक है, ये बिंदु याद रखना। फिर बात करते हैं दोस्तों, पैरा ओलंपिक का प्रारंभिक नाम क्या था? पैरा ओलंपिक का प्रारंभिक नाम था दोस्तों यहाँ पर स्टोक मैंडविल। पैरा ओलंपिक के बारे में हमने पूरी कहानी समझ ली है, और यहाँ पर पैरा ओलंपिक का प्रारंभिक नाम क्या था दोस्तों? स्टोक मैंडविल। ये नाम भी आप यहाँ पर याद रखना। अगला बिंदु दोस्तों, नेस्कॉम का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, सिंधु गंगाधरन जो पहले नेस्कॉम की उपाध्यक्ष थी, हाल ही में उनको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया है। थोड़ी सी कहानी समझना इनकी। दोस्तों, नेस्कॉम क्या है? नेस्कॉम भारत की एक ऐसी कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, सॉफ्टवेयर सर्विस देने वाली एक ऐसी कंपनी है जो क्या करती है? भारत में वैश्विक स्तर पर भारत को क्या करती है? सॉफ्टवेयर या सर्विसेज के रूप में एक पहचान दिलाती है, ताकि यहाँ पर जो है अच्छे से लोग क्या कर सके? इन्वेस्ट कर सके, इसको समझ सके। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म निर्मित करती है। नेस्कॉम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये 1988 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी, ये इसका फुल फॉर्म है। और यहाँ पर इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया दोस्तों? सिंधु गंगाधरन। सिंधु गंगाधरन इससे पहले इसके क्या थे दोस्तों? ये भी बात याद रखना, इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। दूसरा भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों, सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा भारत और सिंगापुर का मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन। और यहाँ पर इससे पहले सितंबर 2020 में जो है इसका आयोजन, 2022 में इसका आयोजन किया गया था। तो इन दोनों देशों के मध्य में जो है इन बातों को ध्यान में रखकर ये सम्मेलन किया जाएगा। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय व्यक्ति कौन बन चुके हैं? दोस्तों, गोपाल थोटाकुरा जो है, ये नहीं है इनका नाम, इनका नाम है दोस्तों गोपीचंद थोटाकुरा। गोपीचंद थोटाकुरा जो है, ये भारत के दूसरे ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं दोस्तों जिन्होंने अंतरिक्ष की क्या की है? यात्रा की है। पहले व्यक्ति कौन थे? 1984 में राकेश शर्मा जो है पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था दोस्तों? अंतरिक्ष की यात्रा की थी। और उनके बाद जो है दूसरे ऐसे व्यक्ति बने हैं गोपीचंद थोटाकुरा। लगभग दोस्तों यह जो है 105 किलोमीटर जो है 105 किलोमीटर की इन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की है, और 10 मिनट तक ये अंतरिक्ष में रहे हैं। ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इतनी सारी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, इस बात को ध्यान में रखना है। असम राज्य ने पहली बार आधिकारिक तौर पर किसकी उपस्थिति दर्ज की है? तो यहाँ पर असम राज्य ने दोस्तों हाल ही में पशु गणना जब की थी, तो वहां पर वहां का एक पशु है जिसका नाम है मिथुन, और उस मिथुन को क्या है दोस्तों? अन्य श्रेणी में शामिल कर दिया था। लेकिन अभी जो है मिथुन को फिर से जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और यहाँ तक कि असम के कई क्षेत्रों में देखा गया है, क्योंकि दोस्तों यह जो है पशु एक अर्ध जंगली मतलब सांड के रूप में इसको देखा जाता है। दूसरी बात आप ये याद रखना दोस्तों, यह नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश दोनों का राजकीय पशु भी है। तो यहाँ पर इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखना। इसको बोस फ्रंटलिस के नाम से भी जाना जाता है, और असम राज्य ने अभी इसको देखा है और आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा भी करिए। ठीक है, आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, आईटीबीपी 24 अक्टूबर 1962 में गठन इसका किया गया, और यह जो है क्या करती है दोस्तों? तिब्बत और नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है यहाँ पर क्या करती है? तिब्बत चीन की सीमा पर क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखकर इसकी स्थापना की गई थी, और वर्तमान में इसके जो है यहाँ पर संजीव रैना जी जो है इसके क्या है? अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये बात भी इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। टेलीग्राम के सीईओ व संस्थापक कौन है जिन्हें हाल ही में फ्रांस में गिरफ्तार किया गया है? दोस्तों, टेलीग्राम अभी बहुत चर्चा में है। टेलीग्राम के सीईओ है दोस्तों, और इसके संस्थापक है पावेल डूरो। थोड़ी सी कहानी समझते हैं। पावेल डूरो को जो है यहाँ पर सरकार ने एक अनुरोध किया था कि जो आपकी टेलीग्राम जो है आपकी एप्लीकेशन, इसमें मॉडरेटर्स जो है वो अच्छा नहीं है।
मोटे टच से तात्पर्य ये दोस्तों कि कई बार हम कोई सी भी एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो उसमें ज्यादा हमें रोक टोक नहीं रहती है, आसानी से हम कुछ भी बेच सकते हैं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इन गतिविधियों का उपयोग कौन कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आतंकवादी। आतंकवादी गतिविधियां इससे बढ़ रही है। आतंकवादी जो है टेलीग्राम के माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। हाल ही में रूस और यूक्रेन में भी जो है ये तनाव की स्थितियां चल रही है, इसमें भी टेलीग्राम जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसलिए इनको संकेत किया गया था कि आप इस बात पर ध्यान दें, थोड़ा सा आपकी प्राइवेसी को देखकर थोड़ा काम करें, ठीक है। लेकिन इन्होंने इस बात को अनदेखा किया, फिर बाद में फ्रांस की सरकार द्वारा इन्हें क्या कर दिया गया दोस्तों, गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। पावेल डुरो। दोस्तों टेलीग्राम की अगर मैं बात करूं, 2013 में टेलीग्राम को बनाया गया था, ठीक है। लॉन्च कब हुआ दोस्तों, टेलीग्राम 2013 में। अगर दोनों आईओएस और एंड्रॉइड की मैं बात करूं, देखो आप दो फोन यूज करते हो, एक आईओएस और एक एंड्रॉइड, दोनों अक्सर यही फोन जो है ज्यादा आजकल चलते हैं। तो आईओएस में इसे दोस्तों कब शुरू किया गया था, तो आईओएस में इसको शुरू किया गया था 16 अगस्त को। कब दोस्तों, 2013 2013 में इसको शुरू किया गया था, और 20 अक्टूबर 2013 में जो है इसको एंड्रॉइड के रूप में भी, एंड्रॉइड एप्लीकेशन के रूप में भी प्रयोग किया जाने लगा था, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2013 टेलीग्राम की जो है शुरुआत कब हुई, 2013 में, और सीईओ और इसके संस्थापक है पावेल डुरोव। इंपॉर्टेंट है, बिंदु आपको याद रखना है। शिखर धवन जिन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, उन्हें किस उपनाम से जाना जाता है। शिखर धवन आप जानते हो दोस्तों, 37 वर्षीय हमारे इस गब्बर ने क्या कर लिया दोस्तों, यहाँ पर संन्यास ले लिया है। और इसका ये नाम याद रखना दोस्तों कि इनको और किस अन्य नाम से जाना जाता है, गब्बर। गब्बर नाम से शिखर धवन को जाना जाता है। लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी थे ये, और लगभग इन्होंने 239 के आसपास जो है इन्होंने खेल खेले अंतरराष्ट्रीय स्तर के, और 24 इन्होंने क्या है, शतक बनाए हैं। ये सारी जानकारी इंपोर्टेंट नहीं है, आपको ये याद रखना है दोस्तों कि गब्बर नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। और हाल ही में इन्होंने यह घोषणा कर दी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से कि अब ये किसी भी प्रकार से इन खेलों में शामिल नहीं होंगे, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों, टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस बैंक के साथ सौर इकाइयों के वित्त पोषण के लिए साझेदारी की है। तो आईसीआईसीआई बैंक के साथ टाटा पावर सोलर सिस्टम ने जो है यह सौर इकाइयों के वित्त पोषण के लिए साझेदारी की है। इसमें दोस्तों 90 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा, लेकिन किनको, जो कॉर्पोरेटर्स है उनको दिया जाएगा दोस्तों, और जो आवासीय लोग हैं उनको यह जो है इस योजना का लाभ दिया जाएगा। सौर ऊर्जा आप जानते हो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सौर एनर्जी का जितना हम प्रयोग करेंगे उतनी हमारी निर्भरता कम होगी किस पर, जो हम जहां से हम बिजली उत्पादन कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट है सौर इकाइयों का निर्माण करना। इसलिए इन सौर इकाइयों के लिए ऋण प्रदान करने के लिए आईसीआईसी बैंक और टाटा पावर सोलर सिस्टम ने एक साथ क्या की है दोस्तों, साझेदारी की है, ठीक है। आगे बात करते हैं, हमारी यहाँ पर दीनदयाल स्पर्श योजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई है। तो यहाँ पर दोस्तों डाक विभाग द्वारा दीनदयाल स्पर्श योजना को प्रारंभ किया गया है। दोस्तों संचार विभाग के अंतर्गत आने वाला हमारा डाक विभाग, इसने जो है यह दीनदयाल स्पर्श योजना प्रारंभ की है। स्पर्श योजना में दोस्तों आप देखना यहाँ पर जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उन बच्चों को जो दोस्तों डाक टिकट से संबंधित जानकारियां, उनकी अवेयरनेस बढ़े, इस बात को ध्यान में रखकर ये योजना प्रारंभ की गई है, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, किससे संबंधित है, डाक विभाग से संबंधित है। अगला बिंदु है हमारा दोस्तों, राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी, भारतीय महिला कौन बन गई। दोस्तों कार रेसिंग आपने कभी भी नाम नहीं सुना होगा कि भारत में किसी महिला ने कार रेसिंग जीती हो। दोस्तों यहाँ पर एमआरएफ द्वारा आयोजित इस कार रेसिंग में भारत की पहली महिला खिलाड़ी डायना पुंडोलो ने यह कीर्तिमान हासिल किया है। वह भारत की पहली ऐसी महिला बन चुकी है दोस्तों जिन्होंने राष्ट्रीय कार चैंपियनशिप जीती है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूंगा, यह कार रेसिंग जो है इसमें हमेशा से पुरुषों को महत्व दिया जाता है, आप ये बात जानते हो। लेकिन इस पुणे की महिला ने, ये पुणे की है ये महिला, ठीक है, और इनके बच्चे भी हैं, माँ है मूल रूप से ये, और इन्होंने इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद यह कीर्तिमान हासिल किया है, और यहाँ पर राष्ट्रीय कार चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है, ठीक है। याद रखना है इसको। भारत व किस देश के बीच स्वच्छ नदी पहल पर सहयोग की चर्चा हुई है। दोस्तों डेनमार्क, भारत और डेनमार्क के बीच में आप वरुणा नदी जो है, वरुणा नदी को स्वच्छ करने के उद्देश्य से ही जो है भारत और डेनमार्क के मध्य में यह समझौता हुआ था, और इसी बात को ध्यान में रखकर अन्य नदियों के लिए भी यह जो दोनों देश मिलकर क्या करेंगे, कार्य करेंगे। डेनमार्क दोस्तों आइसलैंड के बाद ऐसा सबसे दूसरा
बड़ा देश है जो क्या है दोस्तों, बहुत शांत और स्थिर देश है। ठीक है, डेनमार्क याद रखना। कोपेनहेगन यहाँ का महत्वपूर्ण शहर है, ये बात भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों, किस राज्य सरकार द्वारा सुभद्रा योजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों उड़ीसा की सरकार ने सुभद्रा योजना का प्रारंभ किया है। इस सुभद्रा योजना के तहत जो है लगभग लगभग 1 करोड़ महिलाओं को क्या दिया जाएगा, लाभ दिया जाएगा। और प्रति महिला को दोस्तों 50,000 रुपए की इसमें राशि प्रदान की जाएगी, ताकि वो उद्यमी बन सके, अपना जो है बिजनेस शुरू कर सके। प्रति वर्ष जो है उनको क्या दोस्तों, 1 वर्ष में 10,000 रुपए की इसमें राशि प्रदान की जाएगी। ये बात भी आप यहाँ पर याद रखना। और उड़ीसा की सरकार द्वारा शुरू की गई यह पहल महत्वपूर्ण पहल है, इस पर आप अच्छे से ध्यान रखना। चलो बात करते हैं दोस्तों, किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है। दोस्तों अवनी बचत खाता जो है बंधन बैंक द्वारा शुरू किया गया। बंधन बैंक की शुरुआत दोस्तों 2015 में होती है एक एनजीओ के रूप में, और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों कहां पर, पश्चिम बंगाल। कहां पर है, पश्चिम बंगाल। और यहाँ पर इसने जो है पहली बार क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या किया है, अवनी बचत बैंक खाता का जो है प्रारंभ किया है बंधन बैंक ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, महिलाओं को ध्यान में रखकर ये बैंक जो है कार्य करेगी। यूक्रेन की राजकीय यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने। दोस्तों यूक्रेन से हमारा पिछले 3 दशकों से अच्छा संबंध है, और यही बात आप जानते हो। और पहली बार नरेंद्र मोदी जी जो है यहाँ पर राजकीय यात्रा पर पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, ये बात याद रखना, क्योंकि अभी हाल ही में यूक्रेन और रूस में विवाद चल रहा है। ऐसी स्थिति में युद्ध स्थिति थोड़ी सामान्य हो सके, इस विषय पर चर्चा हुई। लेकिन क्या करें दोस्तों, रूस भी हमारा क्या है, सहभागी देश है, हमेशा हमारा सहयोग किया है, तो वहां पर सामान्य स्थितियां बन सके, बस इसी बात को ध्यान में रखकर चर्चा की गई है। ठीक है, ये बात भी आपको यहाँ पर क्या करना है, याद करना है। किस राज्य की सरकार ने एक दिन मासिक धर्म होने पर अवकाश कर दिया है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की सरकार ने यहाँ पर क्या किया है, एक दिन, सॉरी मध्य प्रदेश नहीं दोस्तों, उड़ीसा, उड़ीसा की सरकार ने जो है ये बहुत अच्छी पहल की है दोस्तों। उड़ीसा की सरकार ने यहाँ पर एक दिन मासिक धर्म होने पर अवकाश कर दिया है। दोस्तों याद रखना, कक्षा 6वीं से लेके 9वीं तक की जो छात्रा है वो इसमें शामिल होगी, और ऐसी छात्राओं के लिए जो है एक दिन का मासिक अवकाश उड़ीसा की सरकार ने किया है। दोस्तों ये एक सामाजिक मुद्दा है, और इस मुद्दे को विशेष रूप से समझा, बहुत अच्छी पहल जो है यहाँ पर उड़ीसा की सरकार ने की है, और ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए। ठीक है, चलो अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। दोस्तों 1983 से ही अग्नि मिसाइल के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल अब हमारे बीच नहीं रहे, और यही बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। इन्हें दोस्तों यहाँ पर अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में जाना जाता है। अग्नि मिसाइल के 5 संस्करण है दोस्तों, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। ये इंटरकॉन्टिनेंट मिसाइल है जो पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करती है और फिर वहां पर क्या करती है, स्ट्राइक करती है। ठीक है, अग्नि 5 की रेंज याद रखना, लगभग 5000 किलोमीटर तक जो है यह मार कर सकती है। ठीक है, ये बिंदु भी आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों, भारत में रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। दोस्तों 86 जो है यहाँ पर रामसर साइट जो है यहाँ पर किसकी हो चुकी है, भारत की संख्या बढ़ चुकी है। ठीक है, 1971 में ईरान के रामसर शहर से इसका आयोजन हुआ है, जो वेटलैंड्स के लिए क्या करता है दोस्तों, काम करता है। ठीक है, ये सारी कहानी आपको पता है। आगे बात करते हैं, WHO ने किसे अंतरराष्ट्रीय इमरजेंसी घोषित किया है। दोस्तों यहाँ पर मंकी पॉक्स को WHO ने क्या कर दिया है, यहाँ पर इमरजेंसी घोषित कर दिया है। WHO दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधित गतिविधियों को क्या करता है, संचालित करता है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, ये बात याद रखना, 7 अप्रैल 1948। और इसीलिए 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस, है ना, विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये बात भी आप यहाँ पर याद रख लेना। और हाल ही में मंकी पॉक्स को इसने अंतरराष्ट्रीय इमरजेंसी घोषित किया है। क्यों, क्योंकि दोस्तों मंकी वायरस जो है यह जानवरों से फैलने वाला एक वायरस है। यदि किसी जानवर ने जो संक्रमित है, किसी व्यक्ति को यदि उसने काट लिया, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति भी संक्रमित हो जाएगा। अब दोस्तों जानवर तो हर जगह जा नहीं सकता, लेकिन इंसान सारे ब्रह्मांड में सारी जगह जो है अच्छे से आ जा सकता है। तो इसी बात को ध्यान में रखकर अवेयर करने के उद्देश्य से जो यहाँ पर गाइडलाइन जारी की है किसने, WHO, और इसे अंतरराष्ट्रीय इमरजेंसी के रूप में घोषित कर दिया है। ठीक है, यह मंकी पॉक्स है और यह एक प्रकार का वायरस है, ये भी याद रख लीजिएगा। CAS का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों CAS बहुत चर्चा में रहा है, अगर आपने पेरिस ओलंपिक के बारे में देखा होगा। विनेश फोगट ने जो दोस्तों
50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में जो खेलती थी, 100 ग्राम अतिरिक्त भार की वजह से उन्हें फाइनल खेलने से मना कर दिया था। ठीक है, ये बात आपको सब पता है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, एक कोर्ट है जो CAS के नाम से जाना जाता है, इसे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स बोला जाता है। ठीक है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट। ये क्या करता है दोस्तों, त्वरित रूप से समाधान करता है उन खिलाड़ियों का जो यहाँ पर अर्जी करते हैं। जैसे विनेश फोगट ने भी यहाँ पर अर्जी दाखिल की थी कि हमें जो है हमारा जो सिल्वर मेडल था उसे तो सुरक्षित रखना चाहिए, हमें पूरी तरीके से निष्कासित नहीं करना चाहिए, या फिर हमें ज्वाइंट सिल्वर के रूप में भी जो है यह हमें प्रमाणित किया जाना चाहिए कि हमें ज्वाइंट सिल्वर मिला जाए। इस बात की इन्होंने क्या रखी थी, अपनी अर्जी रखी थी, लेकिन हाल ही फिर बाद में उसको क्या कर दिया, ठुकरा दिया गया और उन्हें निरस्त कर दिया। ठीक है, तो ये CAS जो है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट जो है यही काम करता है, यह त्वरित रूप से खिलाड़ियों के समाधान के लिए काम करता है। यदि आपके साथ कोई न्याय की बात आपको करनी है, न्याय के लिए अपील करनी है, तो आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, कौन, जो एथलेटिक्स होंगे वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। दूसरा दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में भी कहां पर, लुसान है। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी दोस्तों 1983-84। ये डेट भी आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला हमारा बिंदु है दोस्तों यहाँ पर, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने P हरीश को जो है क्या बना दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर हमारा भारतीय राजदूत बनाया है। कहाँ का, न्यूयॉर्क का। संयुक्त राष्ट्र मतलब न्यूयॉर्क में जो है अब कौन जो है हमारे भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त होंगे, P हरीश। इससे पहले ये कहाँ के थे दोस्तों, ये जर्मनी के थे। जर्मनी में जो है इन्होंने भारतीय राजदूत के रूप में सेवा दी है, ये बात भी आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। मुंबई सितंबर में E-गवर्नेंस के किस क्रम के राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए तैयार करवा रही है। दोस्तों मुंबई जो है 27 क्रमांक के ई गवर्नेंस सम्मेलन का क्या करेगी, आयोजन करेगी। ई गवर्नेंस से लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े, ई गवर्नेंस के महत्व को समझे, इसी बात को ध्यान में रखकर इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। और ये कहां पर होगा, मुंबई में होगा दोस्तों। कौन से क्रम का, 27 क्रम का। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। लंबी दूरी के ग्लाइडेड बम गौरव का पहला सफल उड़ान परीक्षण किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, DRDO द्वारा गौरव का जो है क्या किया गया है, यहाँ पर परीक्षण किया गया है। और यह एक ग्लाइडेड बम है दोस्तों। GPS के माध्यम से ये क्या करेगा, लोकेशन ट्रैक करेगा और वहां पर स्ट्राइक करने में सक्षम है। 1000 किलोग्राम का जो है हमारा ग्लाइडेड बम गौरव, याद रखना DRDO द्वारा इसे निर्मित किया गया है और इसे सेना में DRDO ने इसे समर्पित कर दिया है। इंपॉर्टेंट है, ये बात भी आप यहाँ पर याद रखना। अगला बिंदु है दोस्तों, ICMR और पेनिसिया बायोटेक ने किस बीमारी के टीके पर कार्य करना शुरू किया है। दोस्तों यदि हम समय पर टीके लगा लेते हैं तो उस बीमारी को हम कई हद तक रोक सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर ICMR और पेनिसिया बायोटेक ने डेंगू के टीके को, ये अभी शुरू हुआ है दोस्तों, ये बना नहीं है, इस पर परीक्षण चल रहे हैं। और यहाँ पर याद रखना किस किस ने, ICMR और पेनिसिया बायोटेक ने इसको निर्मित करने की बात करी है और इस पर जो है काम शुरू कर दिया है। यदि डेंगू के टीके बन जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है इस बीमारी से बच सकते हैं। दोस्तों 2022-23 में WHO ने एक रिपोर्ट में यह जारी किया था कि डेंगू से मरने वाले लोगों की संख्या रेगुलर जो है बढ़ती जा रही है। इसी बात को ध्यान में रखकर यहाँ पर ICMR और पेनिसिया बायोटेक ने इस पहल को शुरू किया है, जो इंपॉर्टेंट है। डेंगू का टीका यह निर्मित करेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, भारत और इजराइल ने कहां जल प्रौद्योगिकी केंद्र का शुभारंभ किया है। तो IIT मद्रास में भारत और इजराइल ने वाटर टेक्नोलॉजी, कौन सी दोस्तों, जल प्रौद्योगिकी केंद्र की शुरुआत की है। ठीक है, IIT मद्रास आप जानते हो दोस्तों, यहाँ पर टेक्नोलॉजी की रैंकिंग में पहला ऐसा स्थान इसने अभी प्राप्त किया है मद्रास ने। और अब इजराइल और भारत दोनों मिलकर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, ये जल प्रौद्योगिकी केंद्र का निर्माण करेंगे। ठीक है, अगला हमारा बिंदु है दोस्तों, किस केंद्र शासित प्रदेश में पूर्ण राज्य का प्रस्ताव सदन में पास हुआ है। दिल्ली की तरह ही दोस्तों पौंडीचेरी भी जो है अब क्या करेगा दोस्तों, अपने यहाँ पर जो है अपने निर्णय कैबिनेट के माध्यम से लेने की पहल पर काम करेगा और इसने पूर्ण राज्य का प्रस्ताव भी अपने यहाँ पर पारित कर दिया है। ठीक है, चलो ये जो है दोस्तों आज की हमारी सारी खबरें हमने देखी। दोस्तों लगभग अगस्त का सारा करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपके लिए ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में लेके आया। दोस्तों पूरा अगस्त जो है इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट भी थे जिनकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन
जो एग्जाम के लिए जरूरी था, जो आप कम समय में बेहतर चीजें कर पाओ, उन क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर क्या किया दोस्तों, अच्छे से डील किया है। कल से वापस हमारी रेगुलर क्लास रहेगी दोस्तों करंट अफेयर्स की, जिसमें हम डेली करंट अफेयर्स देखेंगे, और जो पिछली कक्षा रहती है, पिछली क्लास रहेगी, उसका क्या करेंगे यहाँ पर रिविजन करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों जुड़े रहिएगा, और जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।